तो क्रिस्टोफर नॉलन हमेशा अपने मूवीज का स्पॉइलर खुद ही दे देते हैं और ये सेम उन्होंने यहाँ भी किया है। जब मूवी के बिगिनिंग में मर्फी कुछ अनएक्सप्लेनेबल चीजें देखती है इन हर रूम, लाइक फॉलिंग ऑफ बुक्स फ्रॉम बुक शेल्फ एंड प्लेइंग विद फिजिक्स ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिज्म, वो अपनी क्यूरियोसिटी लेके अपने डैड के पास जाती है एंड अनलाइक मोस्ट इंडियन फादर्स, वो उसे कहते हैं टू फाइंड आउट द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिफोर कॉलिंग इट अ घोस्ट, एंड वो उनसे कहती है I thought you were the ghost. व्हिच टर्न्स आउट टू बी ट्रू, क्योंकि मूवी के क्लाइमैक्स में कूपर ही तो मर्फी के घोस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमें ये नहीं पता कि ये मूवी कौन सी ईयर में चल रही है, लेकिन कूपर और डोनाल्ड की बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब अगर हम डोनाल्ड की बातों पर गौर करें तो वो इस सीन में कूपर से कहते हैं कि कैसे उनके जमाने में हर नए दिन गैजेट्स बनते थे। इतना ही नहीं बट उनके जमाने में प्रो बेसबॉल प्लेयर्स भी हुआ करते थे। साथ ही वो वॉर्डो को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। When I was a kid, it felt like they made something new every day, gadget or idea, like every day was Christmas. In my day, we had real ball players. Who are these bums? I want a hot dog. विच कहीं ना कहीं इंडिकेट्स कि डोनाल्ड मिलेनियल एज से बिलोंग करते थे एंड ये पूरा इंसिडेंट हो रहा है इन लेट 21st सेंचुरी। नेक्स्ट इज द यमी फूड जो थ्रू आउट द मूवी सेम था, विच इज कॉर्न। वी गॉट टू नो अब अर्थ इतनी फर्टाइल नहीं है जितनी पहले थी, तो फार्मिंग के नाम पर सिर्फ कॉर्न ही ऐसी चीज है जो हेल्प्स देम टू सर्वाइव द रिमेनिंग डेज ऑन द अर्थ। इसीलिए हर सीन में वी कैन फाइंड कॉर्न पाई, कॉर्न सिरप, कॉर्न सूप, कॉर्न ब्रेड, कॉर्न पॉप, आई मीन पॉपकॉर्न एंड एवरीथिंग ऑफ कॉर्न। आई मीन क्या छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही ये जो दूर दूर तक फैला हुआ कॉर्न का खेत है, ये कोई VFX CGI से नहीं बनाया गया है। इनफैक्ट क्रिस्टोफर एक्चुअली बॉट द होल 500 acres of land, grew corns and used in the movie, और फिर उसे बेचकर भी और पैसे कमा लिया। Now do you remember the scene जब साइंटिस्ट मर्फी अपने भाई के घर से लौट के जा रही होती है? She sees a truck जिसमें 2 मासूम बच्चे बैठे हैं। उनमें से the girl is none other than real daughter of Christopher Nolan. Not just her, पर कूपर के रियल सन का भी कैमियो है in the movie in the ending scene of Murphy's family. Next detail was pretty impressive to me जब I got to know about it. ये जो बुक शेल्फ है in Murphy's room, जिसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल रहा है थ्रू आउट द मूवी, इसे रैंडम बुक्स से फिल नहीं किया गया है, बल्कि जितनी भी बुक्स वी सी इन द फ्रेम वो एक्चुअली इन सम वे स्पीक्स द स्टोरी लाइन ऑफ द मूवी, वेदर इट बी द स्टैंड बाय स्टीफन किंग व्हिच इज अबाउट द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग पोस्ट अपोकलिप्स, और सिलेक्टेड पोएम्स एंड बर्न्स नॉर्टन बाय T.S. Eliot जो स्पीक्स अबाउट टाइम। ऐसी और भी कई सारी बुक्स है जो ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम ऑनगोइंग स्टोरी को रिप्रेजेंट या सिंबलाइज करती है इन वन वे और अदर। अगली डिटेल इज ऑफ हाउ प्रिसाइजली द म्यूजिक इज एडेड इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस सीन। तो ये है मिलर्स प्लैनेट जो ब्लैक होल के क्लोज है, एंड वी गेट टू नो कि यहाँ पे जो टाइम स्पीड है वो है 1 hour इक्विवेलेंट टू द 7 अर्थ ईयर्स, यानी वो इस प्लेनेट पे अगर 1 घंटा बिताते हैं तो अर्थ पे लगभग 7 साल हो चुके हैं। इस सीन में यू विल नोटिस कि बैकग्राउंड में एक क्लॉक टिकिंग का साउंड चल रहा है। 7 years per hour here. Let's make it count. Which is not any random beat. It is actually ticking in difference of 1.25 seconds, जो अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलता है कि 1.25 seconds on this planet is equal to 1 day on Earth, which is again amazing detail. उसके बाद we can see here man's escaping the planet and वो डॉकिंग करने जाता है। ये वाले सीन में एक साथ में 2 डिटेल्स हमें देखने मिलती है। पहली डिटेल कि जब इनिशियली डॉकिंग का सीन बताया गया था, that was so attention grabbing and so pressurized scene. मतलब I was literally on the edge of my chair when I saw that scene. Take us home. एंड कट टू द सीन जब हम देखते हैं मैन एस्केपिंग द प्लेनेट एंड वो टॉकिंग करने जाता है, तब जैसे ही वो मैनुअल टॉकिंग करने के लिए जाता है, ही स्पेसशिप ब्लास्ट, विच अगेन इंडिकेट्स कि टॉकिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो सेकंड डिटेल है जो मैंने नोटिस करी कि जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट से पहले देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज एंड एवरीथिंग गोइंग अराउंड, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है देयर इज अ कंप्लीट साइलेंस इंडिकेटिंग द वैक्यूम इन स्पेस, व्हिच रियली इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल। This is about all mankind. There is a moment. Then there are few edits that blew my mind off. जैसे जब कूपर अपनी फैमिली को लास्ट बाय बोल के स्पेस स्टेशन की ओर जा रहा होता है, there is a cut scene कि वो स्पेस की ओर भी जा रहा है, indicating that he is leaving his world behind in both the scenes. Then there is a POV shift in this scene which is so close to perfection. And the reason I'm noticing this is because this scene happens exactly at the midpoint of the movie. The next clean edit is the shot जब मर्फी अपने भाई के घर विजिट करती है and गेटी उसे कहता है They cannot stay here. एट द सेम टाइम कूपर मैन्स प्लेनेट पर होता है, इंडिकेटिंग It's bad. They cannot stay here. एंड डिड यू नोटिस पूरे मूवी में सबसे कम शॉट टॉम के हैं इन टर्म्स ऑफ शोइंग अफेक्शन ऑफ हिम विद कूपर। बट इफ यू रियली पे अटेंशन, कूपर एक सीन में टॉम को टर्बो करके बुलाता है एज हिज निकनेम, एंड लेटर ही कॉल्स टार्स टर्बो, इंडिकेटिंग ही इज मिसिंग टॉम सो मच एंड प्रोबेबली ही हैज स्टार्टेड सीइंग टार्स एज हिज सन। Slow down, Turbo.
You better slow down, Turbo. This final detail is a connection of Interstellar and the Dust Bowl, which was a TV documentary based on a real event. So जो interviews हम देखते हैं on Cooper Station, वो actual में real life interviews है of the survivors of the Dust Bowl, जिसने अमेरिका में एक टाइम पर तबाही मचाई थी. And here we see them as a survivor on Earth, जिसमें मर्फी को बहुत seamlessly include किया गया है. Well, there are way more mind twisting hidden details in Tenet. So अब भी जाके वो वीडियो देखो. And जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना.